नमस्कार दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जी के, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांत काटी रोटी होना। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है गहरी दोस्ती होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो यहाँ पे पूरी अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो आपने इसका भेद बताना है। तो वो है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक का विलोम है। तो आध्यात्मिक का विलोम है भौतिक। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो आपने रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से करनी है, जो भी उचित विकल्प है आपके पास। तो यहाँ पे आएगा प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुलिश शब्द का अर्थ है। तो कुलिश शब्द का अर्थ है कठोर। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता है, रेखांकित क्रिया का प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है ये? संयुक्त क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रातःकाल सैर पर जाया करो पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है। तो प्रातःकाल, तो ये है क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। तो इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? तो आपने बताना है कि नहीं है, वो है तो ये क्वेश्चन थे आपके हिंदी के, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं अब इंग्लिश के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आर सिस्टर डैश एक्सेप्टेड डैश लीडर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हर सिस्टर is to be accepted dash as the leader। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कैन यू हेल्प मी गेट डैश आई एम लुकिंग फॉर डैश नाउ। तो इसमें क्या आएगा? कैन यू हेल्प मी गेट अ जॉब आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क नाउ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। Raman says to his brother, I can call you tomorrow as I am busy now। तो आपने बताना है कि करेक्ट इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं सेज टू। तो यहाँ पे तो टोल्ड है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पे भी टोल्ड है, स्टेटमेंट गलत। अब सेज टू लिखा है तो कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट होगा ये, तो ये भी गलत है। तो टेल्स, सेज टू की जगह क्या आएगा? टेल्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हिज चिल्ड्रन हैव लुक्ड आफ्टर हिम। तो आपने बताना है किसकी करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी। तो क्या होगी इसमें पैसिव वॉइस?
सबसे पहले देखते हैं कि हैव लगा है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो ये चेंज होगा, इसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेगा। देखो यहाँ पे इज़ है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे हैज़ है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, हेल्पिंग वर्ब को साथ में। यहाँ पे ही हैज़ बीन, यहाँ पे चलो इसको सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैज़ म्यूजिक बीन प्लेड बाय यू इन दिस कॉन्सर्ट। तो आपने बताना है कि एक्टिव वॉइस कौन सी है इसकी, तो ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो हैज़ भी लगा है, बीन भी लगा है, ठीक है, तो आर तो आएगा नहीं, अब डिड भी नहीं आ सकते हैं, हमने पास्ट इनडेफिनिट में तो जाना नहीं है। यहाँ पे हैव लगा है लेकिन यहाँ पे बीन नहीं आएगा क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस बताना है, ये तो खुद पैसिव है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। I will make all efforts to make up for the time lost due to illness। तो देखते हैं इसका मीनिंग। सबसे पहले तो सिचुएट का मीनिंग होता है सिचुएशन, बैठा हुआ, पोस्टपोन यानी कि स्थगित हो गया, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, और कंपनसेट यानी कि मुआवजा यानी कि खामियाजा भुगत लिया, मेकअप फॉर क्योंकि ड्यू टू इलनेस, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपने बताना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस किस तरह से ये अरेंज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आएगा एस, तो एस में है जीवन हैज़ शोन, उसके बाद आएगा वंस अगेन, उसके बाद आएगा वाई ही इज़ कंसीडर्ड, देन इसके बाद आएगा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और लास्ट में आएगा इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आपने बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो वो है सी, ऑप्शन सी, दैट इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Indicate the synonym of the underlined word. You need to adopt persuasive tone to be successful। तो persuasive का मीनिंग होता है प्रेरणा, ठोस या प्रेरक। प्रिकली का मीनिंग होता है कांटेदार। अनयील्डिंग का मीनिंग होता है अड़ जाना। स्टर्न होता है कठोर। कन्विंसिंग का मीनिंग होता है प्रतीक कारक भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो आपने बताना है सिनोनिम, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कन्विंसिंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज स्टार्ल्ड बाय अ ब्राइट लाइट कमिंग टुवार्ड्स मी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्ल्ड का मीनिंग क्या होता है। तो प्रभावित करना या फिर डराना। और बविल्डर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हक्का वक्का रह जाना। और अनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी कि हतोत्साहित कर देना उसको। और लास्ट है एंक्शियस, इसका मीनिंग होता है चिंतित होना। और अनफेक्टेड का मीनिंग होता है कि अप्रभावित होना, यानी कि स्टार्ट का मीनिंग हुआ प्रभाव डालना, कह सकते हैं प्रभावित करना, प्रभाव डालना या डराना। अनअफेक्टेड होता है अप्रभावित, उसको हम प्रभावित नहीं कर सकते, तो हमने एंटोनियम बताना था, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें राइट आंसर। तो आज हमने डिस्कस किया हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच
for watching and listening very patiently.